ओके, तो शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हैं, मिरर फार्मूला वगैरह, ये सब मैं पहले ही क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, आज बस उससे आगे चलेंगे और एक एक करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, ट्राई ये करना है कि आप भी इसे सॉल्व करें, और क्योंकि अब चैप्टर हो चुका है तो मेरे हिसाब से इसे सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आने भी नहीं चाहिए। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, एक तरह से बिल्कुल प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है ये, बेसिक लेवल जहां से क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। आया इसका आंसर? कैलकुलेट करके देखिए, इसका आंसर आएगा। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर वस्तु दूर रखी है, दैट इज u इज इक्वल -40 सेंटीमीटर है, और वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। v यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये ध्यान देना, u नेगेटिव होगा और जो v होगा इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। हमें पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो भी इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है ना, बाहर की साइड ऑब्जेक्ट होता है और इमेज यहाँ पर बनती है। तो अगर हम ओरिजिन से देखें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसकी वजह से जो हमारी इमेज डिस्टेंस आती है, वी आती है, वो पॉजिटिव आती है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। चलिए, अब फॉर्मूले से आप इसे कर लीजिए। 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u से। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 1/v दैट इज 1/10, 1/u दैट इज -40। तो 1/10 तो एक आ गया, -1/40 हो गया। तो यहाँ से जब आप इसे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3। ओके, सॉरी, 4 - 1। 3 ही आ गया, 3/40, दैट इज f इज इक्वल 40/3। अब आंसर इसमें तो नहीं रखा, पॉइंट में रखा है, 13.3 सेंटीमीटर हो गया है। डी सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है ये। बस ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ना कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल भी आप इसे बना सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा कंसेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण है। अब अगर उसी स्थान पे बन रहा है तो ये बहुत जरूरी बात है कि अवतल दर्पण से उसी स्थान पर प्रतिबिंब जब बनता है, दैट इज u बराबर v जब होता है, तो ये केवल एक ही केस में होता है, दैट इज इक्वल टू r। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, c पर रखा हो, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, और वो जो दूरी होती है वो u बराबर v बराबर r, दैट इज वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो मैं यहां से कह सकता हूं जब u बराबर 40 है तो r बराबर भी 40 ही होगा, और जब r 40 है तो f इजीली निकाल सकता है r/2 से
40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब चाहो तो आप इसमें माइनस रख के कर लो, तब भी बात एक ही है, क्योंकि यू हमारा माइनस का होता है, आर माइनस का हो जाएगा, आर माइनस तो एफ भी माइनस का आएगा। तो नेगेटिव रख सकते हो, वैसे आंसर में कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव चाहे ना भी रखो, हो ही जाएगा इजी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान देना है, अगर आपके पास एग्जाम ऑप्शंस में नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है, लाइक -20 +20, तो वहां पे ध्यान देना है अवतल दर्पण के केस में जो हमारी फोकस दूरी आती है वो नेगेटिव आती है। चलते हैं आगे। सी, एक उत्तल दर्पण से, थर्ड क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस केस में उत्तल दर्पण यूज किया, पहली बात, 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया, u इज इक्वल हो गया -25 सेंटीमीटर, और जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा है। अब जब भी ये चीज आपको कही जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दुगुना है, 4 गुना है, 3/4 गुना है, कुछ भी वो कहते हैं, डबल है, एनीथिंग एल्स, तो समझ जाइए आपको क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। मैग्निफिकेशन जिसे हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं आप, क्योंकि आधा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ध्यान देना, मैग्निफिकेशन की वही वैल्यू हो जाएगी जो वो बताएगा, 2 गुना होती तो 2 हो जाती, m बराबर 2 हो जाता। अब क्योंकि हाफ बताया तो हाफ हो गया, आधा है तो आधा हो गया। तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ये होता है। ध्यान देना, उत्तल दर्पण में फोकस का जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, 1/f इज इक्वल 1/v + 1/u। यहाँ तो फॉर्मूले का जो साइन है वो पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में नेगेटिव होता है ये, और लेंस वाले में जाती है, दोनों चीज चेंज हो जाती है। लेंस वाले में 1/f इज इक्वल 1/v - 1/u होता है, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो m बराबर v/u होता है। तो ये थोड़ा सा इनमें चेंज होता है, फॉर्मूले में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दर्पण में और लेंस में। क्या आप सॉल्व करते हैं, देखो m की वैल्यू दी है हाफ, तो हाफ विल बी इक्वल टू -v/u दैट इज -25। तो v बराबर कितना आ गया, यहाँ से 25/2 हो गया। बस यही रख लो अभी फिलहाल। अब हमें निकालनी क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/f इज इक्वल 1/v + 1/u। अब v जो भी आई है, जैसी भी आई है, अपनी ओर से साइन, मतलब वो नहीं बनाने कि हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर नेगेटिव पॉजिटिव कहीं रखने की बारी आएगी ना तो वो खुद बताएगा, जब एक चीज से सॉल्व करेंगे उसमें खुद नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आएगा। तो जैसा आया जो आया अब रख दो। तो अगर 1/v दैट इज 25/2 रखना है और u की जगह -25 रखना है, तो 1/f बराबर क्या हो गया, 2/25 - 1/25, दैट विल बी 1/f बराबर 1/25। तो f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको हमने सॉल्व करा, हमने बिल्कुल सही तरीके से जैसे जैसे हम लेके चले वैसे ही लेके चले हैं और वैसे ही करा है। एफ जो आई है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नहीं, जो कि हमें बता रहा है ये जो दर्पण है वो कैसा है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु का दोगुनी आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितना दूर रखना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा और चेंज दे दिया, ज्यादा बड़ा भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार जो मैग्निफिकेशन था वो हाफ का था, यहाँ डबल का है। एक बात और खास बात है कि उसमें जो मैग्निफिकेशन लिया था हमने वो उत्तल दर्पण के हिसाब से प्लस में लिया था, हाफ लिया था। यहाँ क्योंकि अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब वास्तविक है तो मैग्निफिकेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है। हमें बताया है आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। अब जब आर 20 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ से सीधे सीधे एफ भी लिख सकता हूँ, दैट इज -10 सेंटीमीटर। भाई एफ क्या होता है, r/2। तो ये तो हो गया, एक चीज हमें पता लग गई। अब उसने कहा वस्तु का दोगुने कार का वास्तविक प्रतिबिंब, तो m बराबर जो उसने दिया वो 2 तो दिया है, दोगुना है तो 2 तो आएगा, लेकिन वो आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव का रीजन क्या है समझिए, एक तो इन्होंने दिया है वास्तविक,
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण के केस में ही बनता है वास्तविक, और ये बनता है उल्टा। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो उस केस में जो एम होता है वो नेगेटिव होता है। पॉइंट इज क्लियर और नॉट, ये चीजें भी याद रखनी है। अब हमें पता है -2 इज इक्वल, मैं लिख सकता हूँ -v/u। एम का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। यहाँ से मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ से सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ v बराबर क्या आ जाएगा? 2u आ जाएगा। अब v बराबर ये रख लेंगे, f बराबर -10 रख लेंगे, u निकाल सकते हैं इजिली। सो 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, या 1/v प्लस 1/u, एक ही बात है। तो इसी से कर रहे हैं, तो 1/-10 इज इक्वल 1/2u प्लस 1/u। ओके, तो यहां से एलसीएम निकाल के जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/-10 विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 2 प्लस 1/2u। तो 2 इंटू यू बराबर -10 × 3 हो जाएगा। देखो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1 3 हो गया, 2u इधर 1 से मल्टीप्लाई में चला गया, -10 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2u बराबर -30, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर आ गया। ये है हमारी वस्तु की दूरी। आगे क्या निकल गए? अब देखो ये खुद से नेगेटिव आया, मैंने कहीं पे कोई साइन अलग से नहीं रखा, जैसा कुछ था वो। अब ये खुद से नेगेटिव आ रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो वस्तु हमेशा रखी जाती है वो नेगेटिव साइड रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये भी आपके जो जनरल थ्योरेटिकल चीजें हैं उनसे रिलेटेड है, कि एक वस्तु कहीं पर रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब किस टाइप का बनता है, कहाँ पर बनता है। दो चीजें आ सकती हैं, कहाँ पर बनता है, किस टाइप का बनता है। अलग अलग आ सकते हैं, मिक्स करके भी दे सकते हैं कि इस पर और इस तरह का। यानी कि इमेज की 3 चीजें होती हैं वैसे तो: साइज, नेचर एंड द पोजिशन। इन 3 में से क्वेश्चन हमेशा आते ही आता है। ओके, इमेज की 3 ही चीजें, तीनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं, 2 चीज भी दे सकते हैं, एक भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दर्पण से इन्होंने पूछा, अनंत एवं ध्रुव के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है। हमारा जो अवतल दर्पण होता है फ्रेंड्स, एक बार बता दूं, उसमें ना फोकस भी वर्चुअल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होता है। दोनों के दोनों पॉजिटिव साइड हैं, और ये कैसे होते हैं? वर्चुअल होते हैं, यानी कि आभासी होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। एग्जैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आने वाली सभी रेस को डाइवर्ज कर देता है। सामने से अनंत से कोई रेज आ रही है पैरेलल, तो ये उन्हें क्या करते हैं? ये डाइवर्ज कर देता है। अब क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है तो इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, लेफ्ट साइड में रेस कहीं मिलेंगी नहीं, तो राइट साइड में अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमें फोकस में मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती तो है नहीं, बस प्रतीत होती हैं। ओके, तो इस केस में जनरली जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? आभासी एवं सीधी। अब बात करते हैं कि वस्तु से छोटी बनती है बड़ी। तो ध्यान दो, इसमें उत्तल दर्पण के केस में हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो फोकस पे बन रही है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बता रहा हूँ सिर्फ अगर इंफिनिटी पे है तो एट एफ पे बनती है। और अगर इंफिनिटी से पोल के बीच में, पोल मतलब ये वाला पॉइंट, और इंफिनिटी मतलब अनंत, क्योंकि इधर कोई पॉइंट नहीं होते और सी एफ वगैरह कुछ नहीं होता, तो इसके बीच में अगर कहीं भी है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? इनसाइड द मिरर बनेगा। इनसाइड द मिरर बनेगा। जनरली पी और एफ के बीच में बन जाती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से बन जाती है, लेकिन फिर भी हम नहीं लिख रहे। इनसाइड द मिरर है तो हम नहीं लिख रहे। ओके, तो इन्फिनिटी पॉल के बीच में इनसाइड द मिरर वर्चुअल, दैट इज आभासी हो जाएगी। साइज छोटा हो जाएगा, स्मॉल, छोटा। और जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, दैट इज इरेक्ट। सीधी इमेज बनती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? सी, आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा। सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये याद रखना, उत्तल दर्पण का केस केवल दो होते हैं, एक इन्फिनिटी तो फोकस पे, नेचर सेम रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड पॉइंट साइज। और इसके अलावा जो दूसरा केस होता है वो होता है इन्फिनिटी टू पॉल, और केस होते ही नहीं इसमें, और उनके केस में कैसा बनता है, वर्चुअल, डायरेक्ट एंड स्मॉल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। अवतल दर्पण है, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी एवं ऊंचाई क्रमशः होगी, यानी दोनों चीज बतानी है इस बार। प्रतिबिंब की दूरी यानी v बताना है, ऊंचाई दैट इज हाइट ऑफ इमेज बतानी है। हो जाएगा, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस बार जो मैग्निफिकेशन का भी खाली पीली फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अब उसका एग्जैक्ट यूज आया, उससे हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी होती है ना, तो उसका यूज अब होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो एफ दिया हुआ है, एफ क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, एफ -30 हो गया। यू की बात करता है तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, चाहे कहीं को कैसा ही हो, वस्तु की जो दूरी है हमेशा नेगेटिव लेते हैं सैन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहां से रखो फटाफट से वैल्यू, तो 1/v बराबर क्या आ गया, 1/f माइनस 1/u, ये तो आया फॉर्मूला हमारा। तो 1/v बराबर f की जगह 1/-30, और क्योंकि ये माइनस अब फॉर्मूले में आया तो वैल्यू भी नेगेटिव, तो 1/v इज इक्वल हो जाएगा -1/30 प्लस 1/45। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे नीचे, एलसीएम आ जाएगा 90, तो 90 एलसीएम आते ही हो गया -3 +2, तो 1/v इज इक्वल -1/90, v इज इक्वल हो गया -90 सेंटीमीटर। अब एक चीज सुनो ध्यान से, मेरी v जो आई है -90 आई है, क्या आप इससे इमेज का नेचर बता सकते हो, इमेज का नेचर कैसा होगा। ध्यान देना, अगर अवतल दर्पण के केस में v नेगेटिव आ रहा है, फिर से कह रहा हूं, अवतल दर्पण के केस में v नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हर बार नहीं आता, एक केस ऐसा भी है जिसमें अवतल दर्पण के केस में v पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर v नेगेटिव आ रहा है तो फ्रेंड्स एकदम आप बता सकते हो कि जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये फ्रेंड्स चीजें होती हैं जो हमें अपनी बिल्कुल सही तरीके से याद रखनी है। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। एक नेचर तो हमने यही बना दिया, नेचर तो हमने बता दिया। साइज, दूरी हमारी आ गई। अब बात करते हैं साइज की। बिल्कुल सही सर। तो साइज की बात करते हैं, साइज कितना बनेगा। तो साइज देखो, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, तो हम यूज करेंगे m इज इक्वल -v/u बराबर hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -90 अपॉन v की जगह -45, u की जगह -45 इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होती है। इमेज हमारी वास्तविक है तो नेगेटिव होगी, आभासी होती है तो सीधी होती है, दैट इज पॉजिटिव होती है। चलिए, तो ये कट पिटा के यहां से 2 आ गया ऊपर, -2, तो एच आई बराबर कितना आ गया, 2 × 6, -2 × 6 दैट इज -12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अगर ये माइनस आ रहा है तो मैंने अभी क्या बताया था, हाइट ऑफ इमेज कैसी है, नेगेटिव साइड है, दैट इज वास्तविक है। और ये हमें यू ने भी, वी ने भी बताया, वी ने भी बताया, और एच आई ने बताया। तो इसका मतलब क्या है, हमने बिल्कुल आंसर सही सही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। सो इसमें से आंसर कौन से हुए, मैच करो 90 के दो ही ऑप्शन है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आता भी है,
जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो +1 होती है, +1 या 1 कह दो, 1 होती है। जीरो मत करके आ जाना, मैग्निफिकेशन कभी जीरो नहीं होता, मैग्निफिकेशन कभी जीरो नहीं होता, बिकॉज इट इज रेशो, क्योंकि एक रेशो है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु कहां पर रखी होगी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारी कंडीशन इन्होंने बता दी। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो वस्तु कहां पर रखी होगी? इसके लिए देखो एक बात है, अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन याद नहीं आ रही तो आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे पोजीशन बना लो, उनसे देख लो कि कहाँ कहाँ पर वस्तु होती है। तो बात करते हैं बिटवीन एफ एंड पी की। एफ एंड पी पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, बात करते हैं एट सी। अरे ये तो बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, इस पे बनता है रियल एंड इन्वर्टेड बट सेम साइज। सी पे क्या होता है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, अब ध्यान दो, एफ एंड पी के केस में सीधा में भासी, हाँ ये भी लिख दूं, वस्तु से बड़ा बनता है, ये ध्यान दो, वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके केस में सेम साइज, सी के केस में हमसे पूछा तो वस्तु से बड़ा है, लेकिन वास्तविक में उल्टा पूछा है, तो पहला केस तो इसलिए नहीं होता, सेकंड केस इसलिए नहीं होता, सेम साइड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड है लेकिन सेम साइड सेम साइज होता है। बात करते हैं बिटवीन सी एंड एफ। यस, बिटवीन सी एंड एफ के केस में बन जाएगा, क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड होती है और वस्तु से बड़ी बनती है, वस्तु से बड़ा। और बनता कहाँ है, बनता है बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ओके, और एट इंफिनिटी वाला का बनता है एट एफ, ये बनता है एट एफ पे, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन बिंदु के आकार का बनता है, बिल्कुल बहुत ही छोटी, बिंदु के आकार का मतलब बहुत ही पॉइंटेड इमेज बनती है। तो इसलिए ये भी दिक्कत है इसमें कि वस्तु से बड़ा पूछा था तो बिंदु के आकार का नहीं पूछा था। तो सिर्फ और सिर्फ एक केस आता है, दैट इज बियॉन्ड सी पर बनता है, ओ बिटवीन सी एंड एफ के केस में बनता है, बनता कहाँ है, बियॉन्ड सी, वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, सी और एफ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, ये बताओ, एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस का प्रकार क्रमशः है। इजी क्वेश्चन है और आता है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही आता है, मतलब इस टाइप की चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं जब उन्हें क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि बहुत सारे टिपिकल से क्वेश्चन दे रखे हैं, बीच में एक इजी क्वेश्चन है लेकिन लगता फिर वो भी टिपिकल है। तो देखो, हम बात करते हैं गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव सिर्फ एक केस में होती है, दैट इज अवतल दर्पण अवतल लेंस। अवतल दर्पण और अवतल लेंस के केस में ही नेगेटिव होती है। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस, इनकी जो फोकल होती है वो पॉजिटिव होती है, इनकी जो फोकल होती है वो नेगेटिव होती है। सो हमारा जो आंसर है वो आया सी। उसने नेगेटिव -15 की थी ना, -15 सेंटीमीटर, तो इसलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अवतल दर्पण से वस्तु का सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की विशेष स्थिति क्या होगी? देखो इन्होंने विशेष स्थिति लिखी, विशेष स्थिति, तो स्पेशल पोजीशन, और जबकि मैंने बताया था कि जो केस स्पेशल होता है वो अलग ही मैंने उसमें बताया था, कहाँ होनी चाहिए, बिटवीन एफ एंड पी। सिर्फ एफ और पी के केस में अवतल दर्पण के साथ कॉनकेव मिरर के साथ जो वस्तु बनती है सीधी एवं आभासी बनती है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता m इज ग्रेटर देन 1 होने की स्थिति में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखो, m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, जो रेशियो आ रहा है वो ज्यादा है, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु
के आकार से बड़ा होता है। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर आ गया? सी। ठीक है फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी का ऑप्शन बताता हूँ। देखो, अगर m बराबर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। अगर m इज लेस देन 1 है, अगर m 1 से कम है, तब हाइट ऑफ इमेज विल बी लोअर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर m 1 से बड़ा है, तब हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 केस होते हैं, इन 3 केस को याद रखना। ओके, प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? m बराबर 1 क्यों होता है? क्योंकि उसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनती है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होती और सिर्फ कुछ और वैल्यूज इस तरह से रखी जाती हैं अल्फाबेटिकल में, और उससे हमें निकालना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है और कुछ इस तरह का खेल है, तो समझ जाओ वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें आना ही आना चाहिए। किसी भी चैप्टर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व करना इजी है, ये रख के कंसेप्ट से आंसर निकालना थोड़ा टिपिकल होता है। और ये क्वेश्चन अच्छे भी हैं, यही लेवल हमारे यूपीटीजी दिखा है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी m है। उत्तल दर्पण दैट इज कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, फोकस दूरी m। तो मैं ये कह सकता हूँ f बराबर m, और वो भी कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमें पता ही है। वस्तु के आकार का 1/n गुना प्रतिबिंब बनाती है। तो मुझे बताओ, क्या मैग्निफिकेशन ही है ये? और मैग्निफिकेशन कितना है? 1/n, दैट इज m इज इक्वल 1/n हो जाएगा। m इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/n। मैंने अभी बताया था, कितने भी गुना, कितने भी आधा, कुछ भी हो, जो भी दिया होगा वही रखेंगे। इसमें हमें 1/1 करके नहीं रखना। जो भी दिया, अगर दुगुना दिया है तो 2 रखो, 1/n गुना रखा है तो 1/n हो गया। ओके, अब हमें जैसे ही m दिखता है, वहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज v एंड u। अब चॉइस आपकी है, चाहे v निकालो चाहे u निकालो, लेकिन हमें निकालना क्या होता है वो हमें सोचना पड़ेगा। देखो, इसमें दो तरीके हैं। इन्होंने जो ये चीजें दी हैं, आप देखो, इन्होंने पूछा है वस्तु की दर्पण से फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी। हाँ, मैं यही सोच रहा था, इन्होंने फोकस दूरी तो दी है। वस्तु की दर्पण से दूरी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो हमें यू निकालना है। तो अगर m बराबर -v/u है, तो v को भी u के टर्म्स में बनाना ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो ना बात? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं रीजन दे रहा हूं आपको, क्योंकि वस्तु की दूरी पूछी है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, v को हटा के सिर्फ u की टर्म्स में सब कुछ बना रहा हूं, तो u निकालना इजी हो जाएगा। तो 1/n इज इक्वल -v/u, क्योंकि कोई वैल्यू ना v की दी है ना u की दी है, इसलिए मैं कोई साइन कन्वेंशन नहीं रख रहा हूं। अब v बराबर यहां से अभी क्या आ जाता है? -n/u, n/u। अब शुरू करते हैं अपने फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u से। तो 1/f m इज इक्वल, v की जगह क्या रखेंगे? 1/v की जगह, 1/v की जगह हमें क्या रखना है? -n/u रखना है। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, ये रह गया, ये u/n है, -u/n है ना। तो जब इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा -n/u।
+1/u। मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा कुछ लिखने में गलती हुई थी कहीं। ओके, अब u एलसीएम हो गया, -n+1 हो गया, तो u बराबर क्या आ गया, -n+1 इंटू एम। ये हमारा आंसर आया। लेकिन अगर मैं आंसर देखूं तो इनमें से कोई आंसर इसमें से मैच नहीं हो रहा। तो एग्जैक्ट आंसर इसमें से कौन सा है? देखो, ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर +1 आ रहा है तो +1 को हटाने का कोई सेंस नहीं है। ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, 3n+1 आ रहा है। तो अब दो ऑप्शन मेन बचे, n-1 इंटू एम, n+1 इंटू एम, n+1 इंटू एम। देखो, अब हमें पता है वस्तु की जो दूरी होती है वो नेगेटिव में होती है हमेशा। और मैंने कहा था जब भी कोई आंसर आएगा वो आपको ये बताएगा कि वस्तु की दूरी नेगेटिव साइड है या जो प्रतिबिंब है वो नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है, वो खुद बताएगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू के साथ देखो, अभी मेरे पास इसका कोई साइन नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ नेगेटिव बाहर निकाल लूं तो हो जाता है n-1 इंटू एम। और यहाँ से नेगेटिव जो है वो केवल ये बता रहा है कि वस्तु नेगेटिव कोऑर्डिनेशन में रखी हुई है। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? यहाँ पर मैंने क्या किया, आंसर तो मेरा इससे भी आ जाता, लेकिन क्योंकि इसमें जो u आ रहा था वो पॉजिटिव था, और u कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। वस्तु की दूरी हमेशा हम माइनस नेगेटिव साइड से नापते हैं, तो उस नेगेटिव को लाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा, जिससे हमारा n-1 इंटू एम आ गया। ठीक है, सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर सी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी था पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे आज के, इजी भी थे, अलग अलग टाइप के भी थे। अब रुको थोड़ी देर, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के भी थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी हो सके पॉसिबल। ओके, और फ्रेंड फिर से कह रहा हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ एंड 2.4 × 10⁸ है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताओ। देखो, अपवर्तनांक का मतलब ही यही होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इनटू द डिफरेंट मीडियम। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द डिफरेंट मीडियम। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस परिवर्तन का जो रेशियो आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालते हैं किसी भी मीडियम का, उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू द वैक्यूम और एयर। वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कभी कभी C/V, क्योंकि अगर वैक्यूम की बात करें तो जो C होती है 3.0 इंटू 10⁸ होती है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इसे C/V भी कह सकते हैं, V इज द वेलोसिटी इन मीडियम। तो जब हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी मीडियम दिया उसका निकालना है, तो उसकी वेलोसिटी अपॉन में आएगी, इस चीज को याद रखेंगे। तो 3 × 10⁸ अपॉन 2.4 इंटू 10⁸। आंसर बता दो कौन सा आंसर, जल्दी से। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो इट विल बी 3/2.4। इसे कैलकुलेट करो, क्योंकि आंसर इसमें तो नहीं आ रहा, देख के बताओ कौन सा आ रहा है। देखो, अगर इसका पॉइंट खत्म किया जाए तो ये हो जाएगा 30/24, दैट विल बी इक्वल टू 5/4। 6 टाइम दोनों से काट दो,
तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अच्छा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया लगा। चलो अगला आपको ही करना है, बहुत ही इजी है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? जल्दी से निकाल दो, सेम तरह क्वेश्चन है जैसा अभी किया था वही है। आंसर बताओ कितना आ रहा है। ओके वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर 1.5। तो म्यू इजिकल क्या हो गया? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। दैट विल बी इक्वल 3/2 1.5। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण से अपवर्तनांक बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो लिख लेना। द फॉर्मूला इज साइन सी इज इक्वल 1/म्यू, बस इतना सा फॉर्मूला है। तो म्यू इज इक्वल क्या आ गया? 1/साइन सी। तो जब भी आपको क्रिटिकल एंगल दिया हो, क्रांतिक कोण दिया हो, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण दिया हो और अपवर्तनांक निकालना हो, तो बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। सो यहाँ से म्यू विल बी इक्वल टू 1/साइन 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 1/√2। तो म्यू इजिकल क्या आ गया? √2। और इसे 1.414 भी लिखा जा सकता है। सो क्योंकि √2 में आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ? चलो अभी वाला देखो, ये भी बहुत आता है भाई। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है। वायु के सापेक्ष एक मीडियम का देते हैं, फिर दूसरे मीडियम का तीसरे मीडियम के सापेक्ष देते हैं, तो थर्ड से फर्स्ट पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं जिसमें आपका लाइट वाला चैप्टर आ रहा है, चाहे फिजिक्स में चाहे साइंस के तौर पे कैसे भी दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब इसका ना मैं एक आपको अच्छा तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसको लिखने का एक तरीका है, अगर आप वो लिखें तो आपको आगे का क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिखा जाता है म्यू जी अपॉन म्यू ए का जो रेशो है वो 1.50 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना? तो मैंने क्या करा, कांच का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय वायु में जितना होता है इज इक्वल 1.5 हो गया। अब आप कहेंगे सर वायु में तो 1 भी मान सकते हैं, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फॉर्मूले के तौर पे लिखा क्योंकि मुझे आगे भी सॉल्व करना है। समझ गए? अब मुझे बताओ, कांच के सापेक्ष अगर हीरे का अपवर्तनांक लिख रहा हूं तो इसमें से बताओ कौन सा सही है? म्यू जी अपॉन म्यू डी सही है या म्यू डी अपॉन म्यू जी सही है? इनमें से कौन सा सही है? अगर इन क्वेश्चन में आपसे कभी मिस्टेक हुई है ना, तो आज के बाद नहीं होगी। ओके, ये वाला सही है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो, हीरे का निकालना है ना किसके सापेक्ष? कांच के। तो हीरे का दैट इज म्यू डी अपॉन जिसके सापेक्ष निकालना है म्यू जी इज इक्वल 1.61। तो हमें ये पता लग गया म्यू डी अपॉन
म्यू जी जो दे रखा है 1.61 दे रखा है। ओके, ये नहीं होगा, ये होगा। अब निकालना किसका है? वायु के सापेक्ष हीरे का। तो वायु के सापेक्ष हीरे को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? म्यू डी अपॉन म्यू ए। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है। म्यू डी अपॉन म्यू ए हो गया। अब क्या म्यू डी अपॉन म्यू ए इन दो से बन सकती है इक्वेशन? बिल्कुल बन सकती है। म्यू जी अपॉन म्यू ए मल्टीप्लाई म्यू डी अपॉन म्यू जी। ओके, समझ गए? दिख रहा होगा। म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, तो म्यू डी अपॉन म्यू ए रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं? तो हमें क्या मतलब है? हमें ये मतलब है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। दैट विल बी इक्वल 2.41। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ओके, बट द स्टोरी नोट एंड हियर। आपको क्या एग्जाम में भी इतना इजी तरीके से दे दिया जाएगा? नहीं, अब कहानी सुनो। वो इस स्टेटमेंट को ऐसे शुरू कर सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। चलो यहां तक तो सही रखा। आगे पता क्या देंगे? हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 0 पॉइंट समथिंग है, कुछ भी दे देंगे, या 1 पॉइंट समथिंग। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर पूछेंगे वायु के सापेक्ष हीरे का बताओ। तो उस केस में क्या होगा? ये जो डिवीजन होगी वो रिवर्स हो गई। तो फॉर्मूला बनाने के लिए भी आपको ये थोड़ा रिवर्स में करके रखना पड़ सकता है। तो ये चीज अलग से दे दी जाती है बहुत बार। तो सोचना बस यही है, यहीं पे हमें सोचना पड़ेगा। बाकी मैंने बता दिया। अगर आप गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मतलब गिलास ऊपर, एयर का म्यू नीचे, म्यू एयर नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, डायमंड ऊपर ग्लास नीचे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ग्लास ऊपर डायमंड नीचे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, वाटर ऊपर ग्लास नीचे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास अपॉन वाटर। ठीक है, समझ गए ना? और कभी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, बस जो दिया है उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब ये चीज आप सोचोगे सर ने यहाँ इतना जोर क्यों दिया होगा? तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला आता है लेंस मार्कर फॉर्मूला। लेंस मार्कर्स फॉर्मूला, कल किसी ने उसका क्वेश्चन भी शेयर किया हुआ था ग्रुप में। मैंने सॉल्व किया था, बट उसका आंसर जो है उनकी बुक में गलत दिया हुआ है, और पता नहीं उन्होंने तो शॉर्टकट मार के कैसे सॉल्व किया हुआ है। खैर, वो गलत है। तो बात आती है, जब हम लेंस मार्कर फॉर्मूला करते हैं तो उसमें इस चीज की हमें बहुत जरूरत पड़ती है कि कौन से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है, किसका नीचे रखना है। तो ये चीज मैंने उसी के लिए आपको अभी से क्लियर कर दी। ठीक है, तो लेंस मार्कर फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि दो माध्यमों के प्रतिकरी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित हो तो पतन कोण कितना होगा? इफ द लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली on separating plate of the two media, then the angle of refraction will be। मान लो एक ग्लास है, एक एयर है, दो डिफरेंट मीडिया हो गए। एक इंसिडेंट लाइट इस तरह से आई, बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। ये इंसिडेंट लाइट है और ये आई बराबर 90 डिग्री है। तो इन्होंने पूछा आर का, आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? आर बराबर कितना होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, आर बराबर सी, या 60 डिग्री? ये 90 किसका आंसर है?
ओके राहुल जी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर गलत है। आंसर है बी, 0 डिग्री। इसको समझिए, गलती क्यों हुई है छोटी सी चीज पे। देखो, जब भी कोई इंसिडेंट लाइट किसी एंगल से आती है तो उसका एंगल हम नॉर्मल से नापते हैं। नॉर्मल से तो नापते हैं कि भाई ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, समझ लो। ओके, अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इस नॉर्मल से निकलता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर इंसिडेंट लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, बिल्कुल ऊपर से ही आ रही है, सेपरेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो आई बराबर 90 मैंने लिखा, क्या ये आई बराबर 90 होगा? आप इसको तो सोचो, आई बराबर इस केस में 0 होगा। ये 90 देख के 90 किया था क्या? नहीं करना था। 90 नहीं है, सेपरेटिंग प्लेन के 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है। ओके, लाइट 90 डिग्री पे आ रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो लाइट सीधी जाएगी बिल्कुल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन। एक ही तल में है तो एक ही तल से जाएगी, दैट इज सीधी जाएगी बिल्कुल। अब जब ये सीधी जा रही है तो यही नॉर्मल है, और नॉर्मल से एंगल भी कितना होगा? 0। तो आर बराबर भी 0 हो गया। ओके, अब बात करते हैं, अगर आई बराबर 90 हो तब क्या होगा? आई बराबर 90 हो, इट मीन्स वो सरफेस के एज इट इज चली जाएगी, ये हो जाएगी दूसरे प्लेन में। भाई एक प्लेन में नॉर्मल, और ये जा रही है दूसरे प्लेन में, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो आई बराबर 90 पर भी जो आर होगा वो 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस के अंदर ही नहीं गई, वो तो सरफेस से सीधी चली गई। ओके, वेरी गुड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर स्थित एक व्यक्ति को स्वच्छ पानी के तालाब में, तालाब की तली में एक सिक्का 3.4 मीटर की गहराई पर प्रतीत होता है। उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से यह सिक्का छुआ जाएगा, जबकि पानी का अपवर्तन 4/3 है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की चीजें जरूर आती हैं। ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट है वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय आभासी गहराई के टाइप के क्वेश्चन का। देखो, हमें पता है रिफ्रैक्शन की फेनोमेना में एक केस हमने पढ़ा होता है, स्विमिंग पूल वाला, कि जो स्विमिंग पूल की ऊंचाई मतलब तली होती है, वो एक्चुअल से थोड़ी कम दिखाई देती है, एक्चुअल जितनी होनी चाहिए उससे कम दिखाई देती है। समझ गए ना बात? अब वो कम दिखाई दे या ज्यादा दिखाई दे, इट डजेंट मैटर, हमें तो क्वेश्चन के करने के ऊपर है कि हमें क्वेश्चन करना है। कंसेप्ट वही चीज है कि रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, जो वास्तविक गहराई है और आभासी गहराई है उनके बीच अंतर होता है, कम ज्यादा कुछ ना कुछ होता है। पॉइंट इज क्लियर? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा यहाँ पर, तब आपको ये क्लियर होगा। ये कहना है पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर, मान लीजिए एक पॉन्ड है जिसकी सतह ये है। ओके, ओके, ठीक है। अब इसमें कोई एक आदमी, इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सतह से 1 मीटर ऊपर। उस आदमी को ये लगता है कि जो तली में एक सिक्का पड़ा हुआ है 3.4 मीटर की गहराई पर है। अब मान लो कॉइन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कॉइन है,
तो वो आदमी जिस 1 मीटर ऊंचाई के साथ टोटल जो ऊंचाई है उसे 3.4 मीटर दिख रही है, तो पानी की गहराई कितनी है? पानी की आभासी गहराई कितनी है? क्योंकि ये तो प्रतीत हो रही ना, तो पानी की आभासी गहराई कितनी हो गई? 3.4 -1 दैट इज 2.4। ये पानी की गहराई आई। समझ गए ना? क्लियर हुई बात? 2.4 मीटर। अब वास्तविक कितनी है? दी नहीं है, निकालनी है। तो वास्तविक गहराई मान लो x है। वास्तविक गहराई कितनी है? x। बस आगे की कहानी सेम है, म्यू से निकलती है। तो म्यू इज इक्वल फॉर्मूला होता है वास्तविक डिवाइडेड बाय आभासी गहराई, यानी कि जो हमारी एक्चुअल है और जो हमें इमेजिन हो रही है, इमेजिनरी है। ओके, एपियर। तो वास्तविक दैट इज वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय आभासी गहराई। म्यू कितना है? 4/3 इज इक्वल वास्तविक एक्स, आभासी कितनी रही? 2.4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.8, x बराबर आ गए 3.2। ये आई है पानी की एक्चुअल गहराई। तो पानी की एक्चुअल गहराई कितनी आ गई? 3.2 मीटर। समझ गए? एक्चुअल। अब उसने ये नहीं पूछा कि पानी की एक्चुअल गहराई कितनी, उसने पूछा उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से ये सिक्का छुआ जाएगा। अब छड़ की लंबाई बता दो कितनी है। छड़ की लंबाई कितनी होगी? जो पानी की एक्चुअल गहराई है वो प्लस 1 मीटर, क्योंकि वो व्यक्ति 1 मीटर ऊपर है। तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4.2 मीटर। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? तो अगर सिर्फ पानी की गहराई, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई दैट इज अपीयर्ड डेप्थ एंड द एक्चुअल डेप्थ के बीच पूछा जाए तो म्यू से निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा के दिया, उसने कहा कि 1 मीटर ऊपर खड़ा है, वहां से उसे कुछ चीज चाहिए जिससे वो छू रहा है, छड़ चाहिए। तो छड़ की एक्चुअल लंबाई कितनी होगी? तो पानी की जो एक्चुअल गहराई है वो प्लस 1 मीटर ऊंचा खड़ा है, तो 1 मीटर और चाहिए। तो 4.2 मीटर दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक कांच के पट्टी की मोटाई T मीटर है। यदि पट्टी का अपवर्तनांक म्यू तथा प्रकाश की चाल c हो तो प्रकाश द्वारा पट्टी को पार करने में लगा समय। ये कहना है कांच की स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस कितनी है? T, स्मॉल t। इसका अपवर्तनांक दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। प्रकाश की चाल c, c की स्पीड से लाइट आ रही है, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा? T बताना है, समय बताना है। तो समय T बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे 4। अब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है जल्दी से बता दो। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी लाइट को? बोलो बोलो। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी? टी या फिर म्यू, कौन सा सही है? फ्रेंड देखो, स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड तो सी है। अब ध्यान देना, इस कंसेप्ट को याद रखना कि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम में जाती है और उस मीडियम के किसी लेंथ को पार करती है, यानी उस मीडियम में से कुछ दूरी तय करती है, तो वो जो दूरी होती है वो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई अपवर्तनांक। तो यहाँ जो डिस्टेंस आती है वो आएगी मोटाई, पट्टी की मोटाई मल्टीप्लाई बाय अपवर्तनांक।
ये चीज है, दैट विल बी म्यू इंटू टी अपॉन सी। तो समय कितना आ गया, म्यू स्मॉल टी अपॉन सी। ये फॉर्मूला आप याद भी रखिएगा, आपके काम आएगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि जितनी भी मोटाई देंगे उसके हिसाब से। अब मान लो कांच है इतना बड़ा, इसकी उसने कहा कि जो लेंथ है वो एल है, लाइट सी की स्पीड से आ रही है, कितने टाइम में इसको पार कर देगी, बस पार करने का समय बताना है। तो बताओ अब की बार क्या हो गया, अपवर्तक मान लो म्यू, तो बताओ टी बराबर क्या आ जाएगा इस केस में, म्यू एल अपॉन सी हो जाएगा। इतना समय उसे लगेगा बस। कहानी समझ में आई? क्लियर है? हाँ या ना? तो फ्रेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अच्छे अच्छे अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन मैंने करा दिए। लगभग सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना भी कंसेप्ट था, शुरू करता हूँ। देखो एक बात बताया हूँ, वेलोसिटी से अपवर्तनांक निकालना, फिर डिफरेंट मीडियम के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक निकालना, उसके बाद आभासी गहराई, फिर ये पट्टी की मोटाई, यानी किसी भी मीडियम को पार करने में लगा समय। इस तरह के अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो पहले मैंने करा दिए उत्तल लेंस अवतल सॉरी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण वाले, वो करा दिए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे खासे करा दिए, 19-20 क्वेश्चन। अब बाकी हम करेंगे कल। ठीक है फ्रेंड्स, करेंगे क्योंकि इसमें अभी लेंस वाला सिस्टम पूरा रह रहा है। लेंस रह रहा है, ह्यूमन आई रह रही है, प्रिज्म रह रहा है। ह्यूमन आई मतलब विजन डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन है ना। तो उनके भी मैं कराऊंगा, सबके पूरे चैप्टर के। तो अभी कल का जो हम करेंगे, कल उन्हीं के प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिजिक्स में फिर हम शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स भी अच्छे तरीके से खंगाल के उसको क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में हम करेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस ह्यूमन आई एंड प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं फिर कल। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।